हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, सबसे पहले आज हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन क्या होता है, इसके किन किस मेथड से हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन मेथड की। सबसे पहला टॉपिक आपका हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड में क्या होता है, पहले वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की सेकंड वेक्टर की टेल को जोड़ दो तो जो बनेगा रिजल्टेंट वो क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। देखो मैंने क्या लिखा है, इसको मैं समझाती हूँ। जो मैंने लिखा है इस वर्ड को मैं बता रही हूँ। देखो कैसे, ये दो वेक्टर इन द स्पेस, दीज आर टू वेक्टर, दीज आर द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर। ठीक है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा कि एक आदमी 5 मीटर ईस्ट से और 6 मीटर नॉर्थ से चला। एक आदमी था, वो 5 मीटर ईस्ट में चला और 4 मीटर वो नॉर्थ में चला। 5 मीटर किस में चला, वो नॉर्थ में, और 5 मीटर किस में चला, वो ईस्ट में। तो बताइए वो कितना चला। तो क्या आप कहेंगे 9 मीटर चला वो, 4 + 9। क्या आप ये कहेंगे 4 + 9 चला वो? गलत होगा आपका आंसर, नहीं कह सकते ऐसा। वेक्टर एडिशन में आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं ये कहती एक आदमी पैरेलली ये 5 मीटर इतना चला और 4 मीटर इतना चला, तो आप कह देते हैं कि 7 मीटर हो गया आंसर। ठीक है, अब मैंने कहा एक आदमी 5 मीटर इतना चला और 5 ही मीटर फिर वापस चला गया, तो रिजल्टेंट क्या है, 0। रिजल्टेंट क्या आया, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। या मैं कहूँ ये 5 था, ये 4 था, तो 5 वो उधर चला, 4 इधर, तो 5 - 4 वो कितना चला, 1 चला। तो 5 + -4 ऐसे करते हैं हमेशा। अभी बताऊंगी क्यों करते हैं ऐसा। तो ये 1 चला। तो देखो वेक्टर एडिशन में एक बार रिजल्ट कितना आ रहा है, 7, और वेक्टर एडिशन में एक बार रिजल्ट कितना आ रहा है, 0, और एक बार रिजल्ट कितना आ रहा है, 1, और एक बार रिजल्ट कितना आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 + 25 कितना बना भाई, 41। तो एक बार √41 चल रहा है वो। तो ये ऐसा जो रोल जो प्ले हो रहा है हमारे पास, वो सिर्फ किस में हो सकता है, वेक्टर के अंदर। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस सबको हम डिस्कस करते हैं। मैंने कहा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि एक आदमी 5 मीटर जो है वो ईस्ट में चला, एक्स एक्सिस में, ईस्ट डायरेक्शन में, और 4 मीटर वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला। तो बताइए वो रिजल्टेंट कितना चला। तो आप क्या कहेंगे कि वो 9 मीटर चला? नहीं, गलत होगा ये मेथड। तो वेक्टर में कैसे ऐड करेंगे कि उनका रिजल्टेंट निकालेंगे, यहाँ से कहीं क्या निकालेंगे आप, रिजल्टेंट। तो ये 5 तो ये 4 है, तो ये भी कितने पैरेललोग्राम बन गया एक तरीके से। तो ये क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। तो मतलब 5 मीटर इसमें चला, 4 मीटर, तो रिजल्टेंट वो यहाँ कहीं किसी पोजीशन पे पहुंचेगा, तो इसका ये क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो इस सब को समझने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन रूल। तो वेक्टर एडिशन के रूल देखते हैं क्या क्या है आपके पास। तो पहला रूल है आपके पास कि हेड टेल मेथड, मतलब पहले वेक्टर की, ये पहला वेक्टर है ए, ठीक है, ये इसकी क्या टेल, ये इसकी क्या हेड है, तो इसकी हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को मिला दो। इस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को मिला दो। इस वेक्टर का हेड था, देखो ये हेड है, इससे किसको मिला दिया, टेल को मिला दिया। तो अब ये जो रिजल्टेंट बनेगा, इसका टेल मिलने से और इसका हेड मिलने से, तब ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या कहलाएगा आपका, रिजल्टेंट वेक्टर। ये थोड़ा मैं अच्छे से बना देती हूँ यहाँ पे। तब ये जो वेक्टर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ आया। पहले वेक्टर की सबसे पहले कैसे बनाओगे, तो वेक्टर थे स्पेस के अंदर, इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना था। तो कैसे निकालोगे, पहले वेक्टर, ये पहला वेक्टर था ए वेक्टर से बी वेक्टर की, इसके हेड से, ये इसका हेड है, इसका टेल मिला दिया। जब इसका टेल जहां मिल रहा है, पहले का टेल, पहले के टेल से टेल मिलेगा रिजल्टेंट का, और दूसरे के हेड से क्या मिलेगा, हेड मिलेगा। तो पहले वेक्टर से फर्स्ट वेक्टर से टेल मिलाएंगे और सेकंड वेक्टर के हेड से
मिलाएंगे तब जो रिजल्ट वेक्टर बनेगा उसे क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। सबसे पहली बात तो जब पहले वेक्टर के क्या बनाएंगे, टेल से टेल मिलाएंगे या हेड से हेड मिलाएंगे, तब जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसे क्या बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे आप उसको, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। और इस रिजल्टेंट वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या लिखेंगे आप इस रिजल्टेंट वेक्टर को, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा एक आदमी आपका 3 मीटर चला ईस्ट में और वो 4 मीटर चला नॉर्थ में, तो बताइए रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। 3 4 5 आ जाएगा। क्या लगा दोगे, पाइथागोरस एंगल कितना बना, 90 डिग्री। पाइथागोरस फॉर्मूला जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। तो रिजल्टेंट ये बनेगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना बन गया √25, कितना आ गया 5। तो इस तरीके से आपने क्या निकाला रिजल्टेंट वेक्टर। कब, जब आपने रिजल्टेंट वेक्टर कब बनेगा, बस ये याद रखो, पहले की फर्स्ट वेक्टर की टेल प्लस सेकंड वेक्टर की या लास्ट वेक्टर की लिख लो, लास्ट लिख लो, लास्ट वेक्टर की हेड से हेड मिलाओगे, क्योंकि 2 की बजाय और भी ज्यादा हो जाए। मैं तो सेकंड 2 थे जब बोल रही थी, ठीक है। तो पहले की टेल और दूसरे की जब हेड से हेड मिलेगी, लास्ट की, दूसरे की नहीं लास्ट की लिख लो। यहाँ 2 थे तो मैंने सेकंड बोल दिया, लेकिन नंबर ऑफ होंगे तो लास्ट वेक्टर की, तब क्या बनेगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। देखो और एग्जांपल देखते हैं। लिख लिया बेटा, पॉज करके लिख लो जल्दी से एक बार, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। देखिए जैसे मैंने कहा कि एक आदमी यहां से इतना चला, फिर वो इतना चला, फिर वो इतना चला, तो बताइए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ठीक है। जैसे मैंने कहा यहां से 3 मीटर चला, यहां से वो 4 मीटर चला, यहां से वो फिर 2 मीटर चला, तो बताइए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो मैंने क्या बताया, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, पहले वेक्टर की टेल दूसरे की हेड, पहले वेक्टर की टेल दूसरे की हेड, तो पहले की टेल से क्या मिला दो, टेल, देखो टेल से टेल मिल गई, और लास्ट, दूसरे नहीं लास्ट, दूसरा वर्ड मत बोलो, मैं 2 वेक्टर के चक्कर में सेकंड बोल जाती हूँ। तो फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड, तो फर्स्ट का टेल से टेल और लास्ट का जब हेड से हेड मिलेगा, तब जो वेक्टर बनेगा, तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। और देखिए जैसे एक वेक्टर आपके पास, एक बॉडी ऐसे चली, फिर वो ऐसे चली, फिर वो ऐसे चली, ठीक है, फिर वो ऐसे चली, ठीक है, या फिर वो फिर ऐसे चली, तब उनका रिजल्टेंट वेक्टर, यहां तक ही कर दूं, इतना लिख लो। तो ये क्या कहलाएगा रिजल्ट। जैसे मैंने कहा ये 3 मीटर चली, ये 2 मीटर चली, फिर वो 3 मीटर चली, फिर वो 2 मीटर चली, इस तरीके से चले, तो ये आर क्या कहलाएगा उस वेक्टर का बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर। ये आर रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा, देखो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका देखो। जैसे इसमें देखो एक्स एक्सिस में कौन कौन से 3 और 2, तो एक्स एक्सिस में कितना चला वो 5, एक्स एक्सिस में कितना चला वो 5, एक्स एक्सिस में देखो 3 मीटर इधर ना चला, 2 मीटर इधर चला, तो कितना चला टोटल 5, इधर कितना चला वो 4। ठीक है। तो ये इन दोनों का क्या बन गया रिजल्टेंट। तो 4 + 5, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना बना भाई 25। ये आर बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा वो लिख लेना आप लोग। ठीक है। 16 + 25 कितना हो गया 41, तो आर कितना आ जाएगा 41। ठीक है। कुछ भी मैं ऐसे कोई भी वैल्यू लिख देती हूँ। ठीक है। इसी तरह इसका रिजल्टेंट निकालो, तो एक्स एक्सिस में कितना चला 3 और 3 6, एक्स एक्सिस में 3 चला और 3 6, तो एक्स एक्सिस में वो चला 6 मीटर, वाई एक्सिस में 2 2 4 चला, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा उसका 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या था हेड टेल मेथड, ये क्या आपका हेड टेल। लेकिन हेड टेल मेथड को हम तभी लगा सकते हैं जब 2 वेक्टर्स के बीच में ये एंगल कितना बन रहा हो 90 डिग्री। देखो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है 90, ये एंगल कितना बन रहा है आपका 90 डिग्री।
जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा हो 90 डिग्री, तभी हम हेड टेल मेथड को लगा सकते हैं। अब इन जनरल मान लिया कोई वेक्टर ऐसे है प्लेन के अंदर, कोई दूसरा वेक्टर ऐसे है, ये एंगल 120 डिग्री बन गया, तब हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? ठीक है, हेड टेल मेथड को तभी लगा सकते हैं जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री। देखो दिस मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन थीटा कितना हो 90 डिग्री बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री। लेकिन अगर इन जनरल थीटा अल्फा कुछ और एंगल है तो हम कौन से मेथड का यूज करेंगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का। किसका यूज करेंगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का। ठीक है, लिख लीजिए अगर पॉज करके फटाफट इसको। लिख लिया सबने? अब देखो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव भी होता है और वेक्टर एडिशन आपका वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ दोनों को ओबे करता है। तो वेक्टर लिख लीजिए, अगला टॉपिक हेडिंग इसी के अंदर, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। देखो कम्यूटेटिव का मतलब क्या है बेटा? देखिए जैसे कम्यूटेटिव एक फॉर्मूला होता है मैथ के लिए, मैथमेटिकल अलजेब्रा में पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? आपके पास a प्लस बी किसके बराबर होगा? b प्लस a के, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जब a प्लस बी बराबर है किसके? b प्लस a के। तो ये तो कहा था मैंने, दोज क्वांटिटी जो वेक्टर अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करती है और जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन व्हिच ओबे द कम्यूटेटिव लॉ या वेक्टर अलजेब्रिक लॉ, उसे क्या कहेंगे आप लोग? वेक्टर अलजेब्रिक लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उसे क्या कहते हैं आप लोग? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे करंट और टाइम कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। टाइम जो है इस कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, ना ही करंट इस कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ठीक है, इसलिए आपके घड़ी की देखो a प्लस बी का मतलब उल्टा भी चले तब भी यही पॉसिबल हो, b प्लस a मतलब, तो घड़ी की सुई हमेशा 12 से 1 पे आती है, 12 से 11 पे कभी भी नहीं जाती, तो उसका उल्टा अपोजिशन रोटेशन पॉसिबल नहीं है उसी टाइम पे। इसलिए टाइम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। करंट भी क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती। डायरेक्शन रिवर्स होने से एंगल चेंज हो जाते हैं उनके बीच का, और वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती, इसलिए करंट कैसी क्वांटिटी है? आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो इस प्रूव करते हैं कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव कैसे होता है। जैसे मैंने कहा ये एक वेक्टर है a, ये एक वेक्टर है आपका b। ठीक है, तो ये इन दोनों का क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो? वेक्टर a प्लस वेक्टर b लिख सकते हो ना। अब देखो मैं पैरेलल शिफ्टिंग ले सकती हूँ ना, इस पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब मैं वेक्टर a को ऐसे लिख लूँ और इस पैरेलल वेक्टर को मैं ऐसे लिख लूँ। देखो पैरेलल शिफ्टिंग मींस मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये वेक्टर बना आपका b और ये वेक्टर क्या बना अब आपका a। बाय टेकिंग पैरेलल शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग में मैं इस a को इधर ले आती हूँ, अभी बताया था ना पैरेलल शिफ्टिंग। इस b को मैं ऐसे लिख सकती हूँ पैरेलल शिफ्टिंग में, और पैरेलल शिफ्टिंग में a को मैं इधर उठा के रख दूं। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग, बाय यूजिंग द concept of parallel shifting, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये ट्रायंगल बनी आपकी P Q M S M। ठीक है, तो ये किस में आया? इन ट्रायंगल P Q S में निकाला आपने। अब देखो नाउ इन ट्रायंगल PMC PMS क्या बनेगा? रिजल्टेंट वेक्टर b प्लस a। तो कैसे लिखोगे? देखो रिजल्टेंट कब बनता है? जब टेल से टेल मिले, हेड से हेड मिले। भैया क्या कहते हैं? ताल से ताल मिला। अरे भैया टेल से टेल मिले और हेड से क्या मिले? हेड। तो इस वेक्टर का देखो फर्स्ट वेक्टर का क्या मिला? टेल, और लास्ट वेक्टर का क्या मिला? हेड। इसी तरह यहाँ पे देखो फर्स्ट वेक्टर का टेल और इस लास्ट वेक्टर का क्या मिला? हेड। तो लिख सकती हूँ या नहीं बताओ मुझे? तो ये दोनों फ्रॉम 1 और 2 से क्या लिख सकते हो? दोनों आर के ही तो बराबर है, तो क्या लिख सकते हो?
ए प्लस बी बराबर है किसके? बी प्लस ए के। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो वेक्टर एडिशन क्या आपकी कम्यूटेटिव है, यही तो ओबे द कम्यूटेटिव लो। ठीक है, वेक्टर एडिशन लिख लो, वेक्टर एडिशन ओबे द कम्यूटेटिव लो। क्लियर? लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता, आगे प्रूव करवाऊंगी सब्ट्रैक्शन जब करवाऊंगी। एडिशन कम्यूटेटिव को फॉलो करता, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। हटा दो इसको, लिख लिया सबने पॉज करके। नेक्स्ट देखो, एसोसिएटिव लो। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव में देखिए कैसे होगा। जैसे ये एक वेक्टर है आपके पास ए, ये एक वेक्टर है आपके पास बी। ठीक है, ये एक वेक्टर है आपके पास, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। ठीक है, तो यहां से मैं 1 सेकेंड, 1 मिनट कहाँ रख दिया मैंने उसको, ऐसे बना, 1 सेकेंड। सारे को हटा, ठीक है। देखिए बेटा, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है आपके पास, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो इन दोनों का ये रिजल्टेंट बना R1। R1 लिख देती थोड़ी देर के लिए मैं। तो R1 क्या बना आपका? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बनेगा। देखो इसको नाम दे देते मैं P Q M N, ऐसा नाम दे दिया। देखो बनाया नहीं बना? इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल में ट्राइंगल का नाम लिख रही हूँ, इन ट्राइंगल P Q M। तो ये रिजल्टेंट R1 क्या बना? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये माने वेक्टर सी है आपके पास, ये वेक्टर क्या है? सी है। ठीक है, तो R2 यहां से देखो, यहां से ये रिजल्टेंट होगा। अब आपका देखो रिजल्टेंट कौन सा बनता है पता है ना? टेल से टेल मिले, फर्स्ट वेक्टर की टेल। तो ये फर्स्ट वेक्टर है यहाँ पे, ये लास्ट है। ए बी सी 3 वेक्टर थे और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड मिले। फर्स्ट के टेल से टेल मिले और लास्ट के हेड से हेड मिले। तो टेल से टेल और हेड से हेड मिल रहा है, तो आर क्या होगा? रिजल्टेंट। तो आर किसके बराबर होगा? किसके बराबर हो जाएगा? R1 प्लस सी वेक्टर इन ट्राइंगल PMN। देखो ये ट्राइंगल PMN में देखो, ये एक R1 वेक्टर ऐसे और ये ऐसे एक वेक्टर, तो ये इसका रिजल्टेंट बना। तो वेक्टर R1 किसके बराबर है? A प्लस बी के, इसके ब्रैकेट लगा दो, प्लस वेक्टर सी। समझ आया? तो ये बना एसोसिएटिव ला। और दूसरा देखो, अब इसमें देखो, नाउ इन ट्राइंगल PQN, इन ट्राइंगल P, इन ट्राइंगल PMN, QMN। QMN में देखो, एक ये गया वेक्टर एक वे, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा ये वाला। देखो इधर, ये देखो बेटा, इसका फर्स्ट का टेल लास्ट इसके हेड से कनेक्टेड है। तो देखो B और C का ये रिजल्टेंट बनेगा। R2 नाम दे दूं मैं। B और C का रिजल्टेंट R2 क्या बनेगा? वेक्टर B प्लस वेक्टर C इन ट्राइंगल OQM और N में। ठीक है, अब देखो, अब ये नाउ रिजल्टेंट R वेक्टर क्या बनेगा? R2 प्लस वेक्टर A। देखो कैसे, इन ट्राइंगल PQN। देखो इन ट्राइंगल PQN, PQN ट्राइंगल है, इसमें देखो
ए प्लस वेक्टर ए वैल्यू लिखती हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर R2। ये देखो ये वेक्टर ए, ये इधर गई मैं R2, तो ये R रिजल्टेंट होगा इनका। तो क्या बन जाएगा, ए कितना है आपका, ए तो ए ही है और R2 कितना है, B प्लस सी। तो देखो इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, तो 1 बराबर है किसके, 2 के। तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ से, नाउ फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हो बेटा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये जो लो है ये क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लो। ये लो जो है आपका ये क्या कहलाएगा, आपका एसोसिएटिव लो। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको, फिर से देख लो। एसोसिएटिव लो क्या होता है, ए प्लस बी इसमें ब्रैकेट इंटू सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दिस इज द एसोसिएटिव लो। इसको प्रूव करना था आपको, तो प्रूव करने के लिए आपने ए बी सी 3 वेक्टर ले लिए, ए और बी का रिजल्टेंट R1 आया, वो क्या है, ए प्लस बी। R1 प्लस सी, R रिजल्टेंट बना रहे थे तो वो बन गया। अब आपने दूसरे तरीके से लिया, क्योंकि मुझे पता रिजल्टेंट कब बनता है, टेल से टेल मिलाऊं या हेड से हेड, तो इसकी टेल से इसकी टेल को मिला, तो एक वेक्टर और बन गया रिजल्टेंट R2। तो B प्लस सी का रिजल्टेंट R2 क्या बना, B प्लस सी। ठीक है, तो ये आया आपका इधर B प्लस सी। ठीक है, इस B, अब देखो ये वेक्टर ऐसे और ये वेक्टर ऐसे, तो ये इसका रिजल्टेंट बना R2। तो ये कितना है आपका A, ये क्या है R2, A प्लस R2, तो ये रिजल्टेंट मिल जाएगा आपको इधर से। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों है तो R के ही बराबर ना, इस R के ही बराबर, इसलिए क्या फॉलो करेंगे, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे। बस इस लॉ को याद रखना, डेरिवेशन ना भी याद रख कोई बात। ठीक है, समझ आ गया इतना। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लिख लिया, इसको जल्दी लिख लो, किसी ने नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लो, लिख लो जल्दी लिख लो पॉज करके। लिख लिया बेटा सबने, हटा दूं। देखो नेक्स्ट देखो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने कहा जब एंगल कोई और एंगल हो जाए दो वेक्टर्स के बीच में, देखिए कैसी सिचुएशन में, देखिए तब हम क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब तक क्या सिचुएशन बन रही थी, हेड टू टेल में एक वेक्टर ऐसे था तो ये हो रहा था, जब इसकी टेल को इसकी टेल, फर्स्ट की टेल टू टेल और लास्ट की हेड टू हेड मिल रही थी, तब क्या लगा रहे थे, हेड टेल मेथड। ठीक है, अब अगर मान लिया पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है, ये था पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड में क्या करेंगे, जब टेल से टेल ऐसे निकले, तो जब ये दो वेक्टर होंगे ऐसे, ऐसी सिचुएशन जब बनेगी, तब हम किसको लगाएंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। जब टेल से टेल क्या होगी आपकी, आउटसाइड में जाएगी आपके पास। ठीक है, व्हेन ज्वाइन द टेल टू टेल टू वेक्टर्स, then it form the parallelogram just as adjacent side। देखो ऐसे ज्वाइन, लिख लो ज्वाइन टेल टू टेल, ज्वाइन टू वेक्टर, ज्वाइन टू वेक्टर्स, ज्वाइन टेल टू टेल just as adjacent साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए कैसे, देखो अभी बताया मैंने बेटा, ये एक वेक्टर है एक साइड है, ये एक दूसरा वेक्टर एक साइड है, इसको मैं आगे ले जाऊं ऐसे, इस इमेजिनरी पैरेललोग्राम को मैं कंप्लीट, ये पैरेललोग्राम बना या नहीं बना, ये एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बन गया या नहीं बन गया। ये एक वेक्टर ए था, ये एक वेक्टर बी था। ठीक है, तो जब आपके पास टेल से टेल मिले या हेड से हेड, देखो पहले क्या हो रहा था, टेल हेड से मिल रहा था, तब उनका एक रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा था आपके पास।
ठीक है। अब मैंने कहा जब टेल से टेल मिले ऐसे ऐसे, तब जो सिचुएशन क्रिएट होगी लाओ पैरेललोग्राम की, वो क्या कहलाएगी आपके पास, तब वहां पे हम क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इस मेथड को करते हैं पहले, फिर इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। इस मेथड को करने के लिए देखो मैं बना लेती हूँ, ये एक पैरेललोग्राम है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास एक वेक्टर है ऐसे, ये एक वेक्टर है ऐसे, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम बना ली मैंने यहाँ से, ये एक वेक्टर है ऐसे आपके पास, ये थोड़ा मैं अच्छे से बना रही हूँ इसको, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए देखो ये हेड और टेल है, इसका ये टेल, इसका ये हेड, ठीक है। ये एंगल मान ले बेटा क्या है, थीटा है, ये एंगल क्या है आपके पास, थीटा है, ठीक है। और इसके साथ ये एंगल बन रहा है आपका अल्फा, ठीक है। मैं अलग अलग बना देती हूँ, ये एंगल बना बेटा आपका अल्फा। अब क्या करेंगे, ये हेड टेल बन रहा है, तो इसको पैरेललोग्राम के लिए इसको डाइवर्जेंट करेंगे, पहले इसको पैरेलली आगे शिफ्ट कर लेंगे, इस वेक्टर ए को पैरेलली आगे क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे थोड़ा, ठीक है। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे हम, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी पूरा क्या बनेगा, थीटा। और ये परपेंडिकुलर फॉल करा ऊपर से, तो ये एंगल कितना बना, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, बी कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, बी साइन थीटा। अरे कर लो अपनी पाइथागोरस थ्योरम, इसको पी एम एन एल एच नाम दे दो, देखो मैं नाम देती हूँ एम एच। एम एच कितनी हो जाएगी आपके पास, क्योंकि तुम्हें देखो ऐसी सिचुएशन में लगाना है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में क्या लगाना आपको, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब जब आपने ऐसे लिखा ये दो वेक्टर्स को, तो तुम्हें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना था, इसलिए आपने सोल्व करने के लिए इसको आगे थोड़ा शिफ्ट कर लिया, डाइवर्ज कर दिया इस वेक्टर को यहां से थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बी वेक्टर है, तो देखो एम एच अपॉन में बी, एम एच क्या है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या बना, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या बना, कोस थीटा। तो एम एच कितना हो जाएगा, बी कोस थीटा। इसी तरह एन एच अपॉन में बी वेक्टर, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के साथ 90 डिग्री सम, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, साइन थीटा। तो एन एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो सिंपली, अब ये एंगल 90 डिग्री बन गया ना, यहाँ पे जो दो वेक्टर्स के बीच सिंपली 90 डिग्री सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए पी एच एन, नाउ इन ट्राइंगल डेरिवेशन थोड़ा फील हो जाएगा, बाकी इसकी न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके। पी एच एन क्या बनेगा, पी एन का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट बनेगा इन दो के बीच का, देखो ये यही तो रिजल्टेंट बनेगा दो वेक्टर्स के बीच का। तो पी एन का स्क्वायर, ये पूरा वेक्टर, ये पूरा वेक्टर यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक का ये पूरा वेक्टर, पी एच का स्क्वायर प्लस एच एन का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस बन गए ना सिंपली, अरे जो राइट टू टेल मेथड में बताया था, अब सिंपली ये बन गया है, नहीं बन गया ये, तो सीधा सीधा लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। तो Pn कितना हो गया आपके पास, Pn रिजल्टेंट सेट वेक्टर R, Pn R है आपके पास। ये क्या बना, PH, देखो PH क्या बन रहा है, P और H, इतना A है और इतना क्या है, B cos थीटा, तो A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस HN क्या है, ये वाला B sin थीटा का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक है। तो क्या बना, आर स्क्वायर, क्या बना, ए स्क्वायर प्लस, इसको खोल लो, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जस्ट फॉर फीलिंग के लिए बेटा आर स्क्वायर हटा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये
बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, प्लस 2ab कोस थीटा। तो बेटा ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो जब भी दो वेक्टर्स की टेल से टेल निकलेगी ऐसे और उनके बीच में एंगल कितना होगा, वो थीटा, क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस। कुछ नहीं, सिंपली मेरे पास ये सिचुएशन ऐसे थी यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल थीटा था, मुझे इनका रिजल्टेंट लेने के लिए मैंने पैरेललोग्राम बना लिया यहाँ से, ठीक है। अब मेरे पास एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री नहीं है मेरे पास, तो इसको 90 डिग्री बनाने के लिए मैंने इसको आगे पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला यहाँ से, ये इसको मैंने कंपोनेंट की फॉर्म में पाइथागोरस यूज करके सोल्व कर लिया, तो पाइथागोरस थ्योरम से मेरे पास ये निकल के आ गया। मैंने कहा था हेड टेल मेथड को डायरेक्ट तभी लगाओगे जब एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं था आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये पैरेललोग्राम की ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, समझ आ गया। तो अब देखो ये आया रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इन द पैरेललोग्राम, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इन द पैरेललोग्राम। अब देखो ये आपके पास ये जो एंगल होगा कि डायरेक्शन, अब बात करते हैं रिजल्टेंट, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, जो tan अल्फा जो ये डायरेक्शन को बताएगा कि किस डायरेक्शन में, ए से किस डायरेक्शन में है या बी से किस डायरेक्शन। तो tan अल्फा क्या बनेगा आपके पास, b sin थीटा अपॉन में वेक्टर a प्लस b cos थीटा। तो दिस इज द डायरेक्शन, ये कंपोनेंट क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे, दोबारा लिख देती हूं मैं, tan अल्फा क्या बनेगा आपके पास, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, किसमें है, इन ट्राइंगल PNH। ट्राइंगल PNH में देखो NH, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, NH अपॉन में PH। NH क्या है, B sin थीटा, और PH क्या है, A प्लस B cos थीटा। तो ये अल्फा क्या बताएगा, डायरेक्शन। अब ये अल्फा को रटना नहीं है, अल्फा वो एंगल होगा जो A की साइड से बनेगा, जिस वेक्टर की साइड से बन रहा है। तो A की साइड से बना तो ये बन गया अल्फा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, उसके सामने वाला एंगल ऊपर B sin थीटा अपॉन में नीचे आ जाएगा A प्लस B cos थीटा। दूसरी ट्रिक याद रखनी हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, कि जो जिसके साथ एंगल बन रहा है, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो नीचे A प्लस में जाके आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं एक और तरीका बताती हूँ इसी के अंदर, इतना लिखो, पॉज करके लिखो एक बार फटाफट, इसको लिख लिया सबने, पॉज करके लिख लिया भाई। देखो अब आगे देखो, जब इसी को मैं दूसरी तरीके से भी लिखती हूँ, एक बार इसको हटा दो इधर से, एक बार देख लो, इसमें डायरेक्शन में बड़ा ध्यान नहीं रहता बच्चों को, कैसे याद रखना वो बता देती हूँ। जैसे ये अल्फा एंगल था, तो tan अल्फा क्या है बेटा आपका, b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। अब अगर मान लीजिए ये एंगल में बीटा ले लूं इधर से, अब डायरेक्शन किससे बताने, बीटा से, तो tan बीटा, ये बीटा, तो बीटा की साइड से डायरेक्शन बतानी है, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, a। यहाँ पे कौन सा एंगल आ रहा है, देखो अल्फा की साइड से लिया तो क्या आ रहा था, b sin थीटा, अब बीटा की साइड से ले रहे हो तो क्या आएगा, a sin थीटा अपॉन में b प्लस a cos थीटा। तो ये याद रटना नहीं है, किसी एक को रट लो बस, जिसकी साइड से एंगल ले रहे हो ना, तो अल्फा की साइड से एंगल लिया तो यहाँ a आ गया, a की साइड से लिया तो यहाँ p की साइड से एंगल लिया तो यहाँ b आ गया, बाकी ऊपर sin थीटा cos थीटा रहेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। तो जिस साइड से एंगल लेना उसी साइड से ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है। ये एक मेथड है बेसिक सा, क्लियर हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया अब आपके पास यहाँ से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके बेटा क्लियर। अब थोड़े से केसेस की बात कर लेते हैं, हटा दो इसको, केस देख लीजिए, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, इफ थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, थीटा एंगल कितना है, दो वेक्टर्स के बीच का, ए और बी के बीच के वेक्टर है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा आपके पास, b sin 90 1 cos 90 0, तो b बाई ए हो जाएगा अगर थीटा कितना है 90 डिग्री है, जैसा कि हम हेड टू टेल मेथड में कर रहे थे, ठीक है। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या बन जाएगा यहाँ से, और बीटा के लिए बात करोगे तो, अगर बीटा के लिए बात करोगे तो a बाई बी हो जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 क्या होता है 0, cos 90 क्या होता है बेटा 0, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, पीछे डायरेक्ट यही कर रही थी ना, देखो मैं हेड टू टेल मेथड में कि दो वेक्टर लिए, आपने कहा 3 ये 4 और ये 5, जब ये एंगल कितना था 90 डिग्री, तभी आपने इसको क्या कहा 5 का, ठीक है। तो इसके अंदर आ गया वो केस, ठीक है। अगला देखिए केस सेकंड, ये थोड़े से मैं लिख रही हूँ डायरेक्शंस में, याद रखना। cos 90 क्या होता है 0, ये याद कर लो। cos 0 क्या होता है बेटा 1, sin 90 क्या होता है 1, और sin 0 क्या होता है 0। ये तो बेसिक बात है, 0 30। एक और याद रख लेना, sin 30 कितना होता है 1/2, cos 30 कितना होता है ना, cos 60 ये 1/2, cos 60 1/2, और sin 60 होता है आपका √3/2, और cos 60 होता है आपके पास cos 30 कितना √3/2, और cos 45 या sin 45, इन सब की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में दिख रहे होंगे, कभी उसमें ताकने झाकने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपको बेसिक जो बैटर दूंगी वो मैं ही दूंगी आप सबको, ठीक है। तो बैटर से बैटर परफॉर्मेंस आपको ये मिलेगी। इधर उधर बेटा बहुत सारा देखो, नेट है तो दुनिया पढ़ाती है नेट के ऊपर, तो सबसे बेसिक से अच्छे से समझाने का तरीका मैं ही बताऊंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ज्यादा चक्कर में ना पढ़ के अपने बेसिक से पढ़ लो आराम से, ठीक है बेटा। आपको सारा कोटा तक के सारे नोट्स में आप लोगों को यहाँ पे करवाऊंगी, सारे नीट IIT के कंसेप्ट क्लियर करूंगी मैं आपके यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो ये समझ आ गया यहाँ तक। अब देखो एक और एंगल होता है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, मैंने आपको शायद ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाई थी बताया, और नहीं बताया तो अभी बता रही हूँ, जो जनरली हाई स्टैंडर्ड के जो न्यूमेरिकल्स करते हैं तो यूज होता है। तो एक होता है साइन, एक होता है 37 डिग्री एंगल, एक होता है 53 एंगल। अच्छे स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस में वैल्यू नहीं दी होती है, लेकिन ये याद करनी पड़ेगा आप लोगों को। जैसे मैंने कहा इसमें रहेगा 3 4 5, इसमें रहेगा 4 3 और 5, इसमें क्या याद रखना आपको कि 37 डिग्री है, तो 37 में सामने क्या रहेगा 3 4 5 तो आना ही है सब में, ठीक है। इसको याद करने का तरीका, लेकिन यहाँ 37 छोटा है ना 53 से, तो इसके सामने छोटे वाला नंबर आ जाएगा। यहाँ पे तो 5 रह ही रहेगा, 37 छोटा है किससे 53 से, 37 53 से छोटा है, तो इसके सामने छोटे वाला नंबर 3 आ जाएगा। 53 बड़ा है तो इसके सामने बड़ा वाला नंबर 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 और 4 ही तो एक्सचेंज हो रहे हैं ना हमारे। आप कुछ भी निकालना हो, साइन कोस निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें सारी साइड पता है। जैसे मैं कहूँ साइन 37 तो कितना लिख दोगे 3/5, मैं लिख दूं कोस 37 4/5, इसी तरह इसमें भी लिख लोगे। तो ये दो ट्रायंगल भी याद कर लेना साथ। तो ये वैल्यूज आपको अच्छे न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमेशा याद होनी चाहिए, सोचना ना पड़े आप लोगों को वहां पे, ठीक है। ये लिख लो फटाफट जल्दी से शॉर्ट लेके, पॉज करके लिख लिया। अब आगे देखो, मैं तुम लोगों को सारे कंसेप्ट करवाऊंगी यहाँ पे, कोई कंसेप्ट नहीं छूटेगा आप लोग फ्री में, ठीक है। देखिए बेटा अगला नेक्स्ट, पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपके पास अगर थीटा कितना ले लू मैं 0, थीटा कितना ले लू 0, मतलब पैरेलल वेक्टर्स है, तो क्या बनेगा tan अल्फा sin 0 0, तो 0 समथिंग बाय 0 तो 0 ही हो जाएगा। tan अल्फा 0 कब होता है आपके पास, जब अल्फा कितना हो जाए 0, जब अल्फा कितना हो जाए 0, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अब पैरेलल हो गए तो उनके बीच में थीटा क्या बन गया 0, ठीक है। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, और cos 0 अभी बताया था मैंने क्या होता है 1, तो ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको क्या लिख सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर को
आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है आर मैक्सिमम, ये रिजल्टेंट की आर मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन करवाऊंगी, देखना एक बार। अब आपके पास सेकंड केस है, मान लिया आपके पास अगर थीटा कितना हो जाए केस थर्ड, केस थर्ड कितना हो जाए, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 180 डिग्री, तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो क्या बन जाएगा tan अल्फा, ये तो जीरो ही बन जाएगा क्योंकि साइन 180 डिग्री भी कितना होता है जीरो। देखो साइन पाई, यही भी याद रख लो, साइन पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, 2 पाई साइन पाई हो, साइन 2 पाई हो, साइन 3 पाई हो, इन सब पे वैल्यू क्या होती है जीरो। लेकिन कोस पाई की वैल्यू होती है -1, कोस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, कोस 3 पाई की वैल्यू होती है -1, कोस 4 पाई की वैल्यू फिर से क्या होती है +1। इस तरह से ऑर्डर में चलती है कोस की वैल्यू। लेकिन साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, साइन 7 पाई सब क्या होता है जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये जीरो आ जाएगा, यहाँ से लिख लिया। अब आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ से आर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 की वैल्यू -1। अरे कोस 180 डिग्री लिखोगे, कोस 180 डिग्री, जब थीटा कितना है 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो क्या बना आर मिनिमम बन जाएगा ये, क्योंकि ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ में भी कैंसिल हो जाएगा भाई। ये कभी सोचो मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो आर मिनिमम कितना हो जाएगा आपका a माइनस बी, तो मिनिमम वैल्यू दो वेक्टर्स की क्या हो सकती है a माइनस बी, और मैक्सिमम क्या हो सकती है a प्लस बी। ठीक है, देखिए फटाफट जल्दी से लिख लिया, पोज करके लिख लो जल्दी से फास्ट। जैसे आप एक न्यूमेरिकल लिखो, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखिए, हटा दो इसको। व्हाट इज द, इफ देयर आर टू वेक्टर्स, if there are two vectors, if there are two vectors 7 unit and 5 unit, ना 2 यूनिट ले देती हूँ, तो which one of the value is not possible। तो क्वेश्चन है which one of the value not possible, कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, तो क्या हो सकती है मैक्सिमम रिजल्टेंट की वैल्यू a प्लस बी, मतलब 7 प्लस 2 कितना हो सकता है 9। ठीक, ऑप्शन लिख दूं मैं, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 10। ठीक है, तो देखिए यहां से आपके पास आर मिनिमम कितनी हो सकती है a माइनस बी, 7 माइनस 2 कितनी आएगी 5। ये मोड में लिखेंगे, याद रखना आर की वैल्यू जब भी लेंगे हमेशा पॉजिटिव लेंगे, रिजल्टेंट वैल्यू ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे आर करते हैं ना, आपने कहा कि a प्लस बी का स्क्वायर इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट आप प्लस माइनस नहीं, माइनस नहीं लेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे प्लस यहाँ पे, क्योंकि वेक्टर को नेगेटिव कुछ नहीं होता, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, वो नेगेटिव बताते हैं, वैसे एक्चुअल में नेगेटिव कुछ भी नहीं होता, सब्ट्रैक्शन वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे रिजल्टेंट को पॉजिटिव लेंगे हमेशा। ठीक है, तो कभी ये 2 माइनस 7 कर दो तो पहले मॉडुलस में लिख लेना ही वैल्यूज को कि ये मोड में होती है, कि कभी किसी को कंफ्यूजन हो जाए कि माइनस में ऑप्शन वाला कंफ्यूज करने के लिए दे दे, नहीं देगा वो वैसे भी, पर ध्यान रखना ये मोड में लिख लेना पहले इन वैल्यूज को। तो इसकी कौन कौन सी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 9, मिनिमम क्या हो सकती है 5। तो देखो 9 और 5 के बीच की सारी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, 9 और 5 के बीच की सारी वैल्यूज क्या करेंगी एग्जिस्ट करेंगी। तो कौन कौन सी देखो, मैक्सिमम 9, मिनिमम 5, तो 9 और 5
4 और 10 इनके बीच में नहीं आ रहा ना, 10 तो बड़ा है 9 से और 4 छोटा है, तो ये दोनों आंसर क्या हो जाएंगे रॉन्ग। ये दो प्लस, अगर मैं यहाँ पे ये लिख देती 6, क्या लिख देती 6, तो ये ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि 5 और 9 के बीच में 6 आता है, 5 और 9 के बीच में 6 आता है, तो मतलब इनकी रेंज जो है, क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता रेंज, तो रेंज कहां से कहां होगी 5 to 9, रेंज कहां से कहां होगी 5 to 9, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 9, मिनिमम क्या हो सकती है 5। ठीक है, इसके बेस्ड और भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से, सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल। ओके बेटा।